हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का जो हम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट 12 लेकर के आया हूं। और इसके पुराने अगर आपने 11 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए, यानी कि जो इंपॉर्टेंट 20 मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अगर आपको वो PDF के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द कर्व लाइन ऑन अ साइक्रोमेट्रिक चार्ट इंडिकेट्स। जो कर्व लाइन होता है वो साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, ये आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, इसमें जो कर्व लाइन है वो कौन सा है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर का, वेट बल्ब टेम्परेचर का, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी का? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि कर्व लाइन जो होता है वो हमेशा होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ठीक है, ये कर्व जो जा रहा है, ठीक है, उसको ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द फ्रीऑन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, या हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। तो जो फ्रीऑन है, कौन सा फ्रीऑन होता है? 134A, ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। तो फ्रीऑन ग्रुप का जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कौन से ग्रुप में होता है? वो होता है आपका हेलोकार्बन का, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन या वेपर एब्जॉर्प्शन जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है? वाटर, अमोनिया, फ्रीऑन, या एक्वा अमोनिया? कौन होता है एज अ रेफ्रिजरेंट? हम किसको यूज़ करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में? तो वो करते हैं एक्वा अमोनिया को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कौन से रेफ्रिजरेंट का होता है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, या R12 का? तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के 3 प्रोसेस होते हैं, आपको पता होगा। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, ये तीनों ही डेफिनेशन में आपको डिस्कस कर देता हूँ। पहला, सबसे पहले कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि यहाँ पे जो मोशन जो पार्टिकल है वो मोशन नहीं करता है। किस केस में? कंडक्शन के केस में। ठीक है, कन्वेक्शन के केस में क्या होता है कि फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द हीटेड पार्टिकल। ये जो कन्वेक्शन देख रहे हैं वाटर के अंदर में जो है, इसमें क्या होता है, जो हीटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे की तरफ मोशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका कन्वेक्शन के लिए। ठीक है, लास्ट ऑप्शन नंबर सी है कि फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरमीडिएट मीडियम। तो ये आपका कहलाता है रेडिएशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो रेडिएशन के लिए होगा। तो आई होप आपकी ये तीनों जो हीट ट्रांसफर की प्रोसेस होती है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन ऑर्डर टू ग्राइंड सॉफ्ट मटेरियल, अगर आपको किसी सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंड करना है, जैसे कि ग्लास हो गया, ठीक है, या फिर आप माइल्ड स्टील का जो कास्ट आयरन का जो नॉर्मल फॉर्म होता है उसको भी आप ले सकते हैं। तो ग्राइंड सॉफ्ट मटेरियल, कोर्स ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील इज़ यूज्ड, फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील इज़ यूज्ड, या मीडियम ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील इज़ यूज्ड, या एनी वन ऑफ दिस। तो ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है? ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक है, तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए कोर्स ग्रेन और हार्ड मटेरियल के लिए फाइन ग्रेन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन सेंटरलेस ग्राइंडर द मैक्सिमम एंगुलर एडजस्टमेंट ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील इज 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, या 20 डिग्री। मैक्सिमम एंगुलर एडजस्टमेंट बोल रहा है कि मैक्सिमम कितने डिग्री तक में उसको एंगुलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं रेगुलेटिंग व्हील को? तो वो कर सकते हैं आपका 20 डिग्री तक। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी आपको सेंटरलेस ग्राइंडिंग समझाता हूँ क्या होता है। देखिए क्या होता है सेंटरलेस ग्राइंडिंग में कि जो रेगुलेटिंग व्हील है ना, ये दोनों तरह से एक ग्राइंडिंग व्हील होता है, एक रेगुलेटिंग व्हील होता है, बीच में वर्कपीस होता है। इन तीनों का सेंटर जो है ना, इसमें जो रेगुलेटिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील है, यानी कि इसका और इसका मैच करेगा, पर वर्कपीस का सेंटर जो है या तो वो ऊपर रहेगा या वो नीचे रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको सेंटरलेस ग्राइंडिंग बोलते हैं, क्योंकि तीनों सेंटर में नहीं रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम एंगुलर एडजस्टमेंट होता है वो कितना होता है? मैक्सिमम 20 डिग्री होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द टाइप ऑफ रिमर यूज फॉर रिमिंग ऑपरेशन इन अ ब्लाइंड होल। अगर आपको किसी ब्लाइंड होल में रिमिंग करना है तो उसके लिए कौन सा रिमर यूज़ करेंगे? स्ट्रेट फ्लूटेड रिवर,
लेफ्ट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रिवर, राइट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रिवर, या एनी वन ऑफ दिस। तो ब्लाइंड होल के लिए जो आप रिवर यूज़ करते हैं वो करते हैं राइट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रिवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि द ग्राइंडिंग प्रोसेस इज या ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज अ शेपिंग ऑपरेशन, फॉर्मिंग ऑपरेशन, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, ड्रेसिंग ऑपरेशन। तो ये ग्राइंडिंग चल रहा है, जो वहाँ पे आप प्रोसेस देख रहे हैं वो ग्राइंडिंग है। और ग्राइंडिंग क्या कहलाता है, ग्राइंडिंग जो है आपका सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 10 माफ़ करिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है हमारा, हम इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि द वेलोसिटी ऑफ टूल अलोंग द टूल फेस इज नोन एज शेयर वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी, या मीन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ टूल जो होता है अलोंग द टूल फेस वो कहलाता है आपका चिप वेलोसिटी, ठीक है। अभी आपका जो यहाँ पे जो आप सारे एंगल्स एग्जाम में ज़रूर आते हैं कि लीप एंगल कितना होता है, तो लीप एंगल होता है आपका 60 to 80 डिग्री, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ, तो आप चाहिए तो आप इसके ऊपर जा करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंप्रेशन रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम टू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम, या टोटल वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। तो कंप्रेशन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी एस प्लस वी सी बटे वी सी, मतलब वी एस प्लस वी सी मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम को प्लस कर देंगे तो क्या कहलाता है, वो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि द इफिशियंसी ऑफ एडिशन साइकिल इज कार्नोट साइकिल, ग्रेटर होता है, लेस होता है, या इक्वल होता है। तो एडिशन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल और कार्नोट साइकिल, ठीक है। ये तीनों की जो इफिशियंसी है होती है वो सेम होती है, और वो होती है 100%, ठीक है। तो इक्वल टू, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हार्ड कोक इज ऑब्टेन्ड व्हेन कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल इज कैरिड आउट एट। हार्ड कोक कब बनता है, यानी कि जब कार्बोनाइजेशन करते हैं हम, तो हार्ड कोक के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है, 300 to 500, 500 to 700, 700 to 900, या 900 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चारों यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो हार्ड कोक के लिए वो होता है आपका 900 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हार्ड कोक कैसा दिखता है, तो हार्ड कोक आपका कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। कार्बोनाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें बिना ऑक्सीजन के इसको 48 आवर्स तक कंटिन्यूअस क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। तो बर्न करने से इसके जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो रिलीज़ हो जाता है, और फिर वो कोल से कोक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। स्टर्लिंग साइकिल में 4 प्रोसेस होती है, आपको 4 प्रोसेस बताना है। तो 4 प्रोसेस में 2 प्रोसेस तो जो कॉमन है वो क्या है, 2 आइसोथर्मल होता है, ठीक है। तो इसमें कोई गलती नहीं करते, आइसोथर्मल होता है। पर स्टर्लिंग में क्या होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर 2 कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ में आइसेंट्रोपिक नहीं होगा, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ में आइसोथर्मल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं पर अगर 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसोथर्मल जो है, ये आपका कहलाता है एडिशन साइकिल के लिए, ठीक है। ये भी 100% इफिशियंसी होता है। और स्टर्लिंग साइकिल का डायग्राम कुछ ये है, पीवी डायग्राम ये होता है, टीएस डायग्राम ये है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ। कार्नोट साइकिल में क्या होता है, 2 आइसोथर्मल होता है और 2 आइसेंट्रोपिक होता है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यह उसका पीवी डायग्राम है और ये इसका टीएस डायग्राम है। कार्नोट साइकिल जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जो बताया गया है कि फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, क्योंकि हर इंजन में फ्रिक्शन जनरेट ज़रूर होता है, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉसिबल साइकिल कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं कि द फ्लो ऑफ स्टीम इज़ सुपरसोनिक, यानी कि सुपरसोनिक जो है वो कौन से स्टीम में फ्लो होता है, ठीक है। अभी आपको बताना है कि ये आपका वेंचुरीमीटर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट बोलते हैं, एंट्रेंस बोलते हैं, जिसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। ये कन्वर्जेंट है, ये थ्रॉट है, ये डाइवर्जेंट है। ये 3 पोर्शन है। आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें पता होगी। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कौन से फ्लो पे कौन सा स्टीम का फ्लो होता है, ठीक है। तो एट द एंट्रेंस ऑफ द नोजल में क्या होता है, यहाँ पे होता है सबसोनिक। सबसोनिक मतलब लेस देन 1। उसके बाद में आता है थ्रोट, तो यहाँ पे होता है, थ्रोट पे क्या होता है, सोनिक होता है, यानी कि 1। उसके बाद में आता है इन द डाइवर्जेंट पोर्शन। या कन्वर्जेंट या एंट्रेंस दोनों एक ही चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर डी आता है कि डाइवर्जेंट पोर्शन। तो यहाँ पे आता है आपका सुपरसोनिक, तो वो होता है मोर देन 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके आपका जो वेंचुरीमीटर के एंट्रेंस में सबसोनिक, यहाँ पे सोनिक, यहाँ पे सुपरसोनिक। इसके बाद आगे आता है वो कहलाता है हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक जो होता है
वो आपका मोर देन 6 तक जाता है, 6 का अप्रोक्स वैल्यू जाता है, पर वो आपका वेंचुरीमीटर में नहीं होता है। आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हाइपरसोनिक क्या होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार एग्जाम में घुमा घुमा के ये क्वेश्चन पूछता है कि डी लेवल टर्बाइन इज अ सिंपल इम्पल्स टर्बाइन, सिंपल रिएक्शन टर्बाइन, इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन, या नन ऑफ दिस। तो डी लेवल टर्बाइन जो है वो कुछ इस तरह होता है, ये देखिए आपके डायग्राम है डी लेवल टर्बाइन का। ये जो होता है आपका सिंपल इम्पल्स टर्बाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राटिव टर्बाइन, राटिव टर्बाइन क्या होता है वो आपको बताना है। सिंपल रिएक्शन टर्बाइन है, वेलोसिटी कंपाउंडेड टर्बाइन है, प्रेशर कंपाउंडेड टर्बाइन है, या प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड टर्बाइन है। तो राटिव टर्बाइन जो है वो आपका होता है प्रेशर कंपाउंडेड टर्बाइन, ठीक है। एक राटिव होता है इसमें स्टीम टर्बाइन में, और एक होता है कर्टिस, ठीक है, CURTIS। तो कर्टिस टर्बाइन जो है, अगर अगर प्रेशर एंड वेलोसिटी दिया है तो ऑप्शन नंबर डी मारिए, ठीक है। पर अगर प्रेशर नहीं दिया है, ओनली वेलोसिटी दिया है, तब भी आप वेलोसिटी कंपाउंडेड टर्बाइन मार सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में आपके कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, ठीक है। ये आपका प्रेशर वेलोसिटी के लिए यानी कि राटिव टर्बाइन के लिए है, ये इम्पल्स टर्बाइन है, और ये आपका कर्टिस टर्बाइन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडेड, ठीक है। ये आपका रिएक्शन टर्बाइन। आई होप आप इस टर्बाइंस को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं कि द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का कितना होता है, 0.546, 0.577, 0.582, या 0.601। तो इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड के लिए होता है आपका 0.577, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर गैसेस, गैसेस का जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है वो कितना होता है, 0.528, 0.546, 0.577, या 0.582। तो फॉर गैसेस के लिए जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है वो होता है 0.528, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये सबसे कम जो होता है वो आपका गैसेस के लिए ही होता है, ठीक है, गैस के लिए। आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छे से आपको मज़ा आया। तो आप मुझे इस 20 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और आपके लिए क्यू फॉर यू है, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम प्रोपल्सिव इफिशिएंसी ऑफ अ टर्बोजेट इंजन इज एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, 2000 किलोमीटर पर आवर, 2400 किलोमीटर पर आवर, या 3000 किलोमीटर पर आवर। ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन का राइट आंसर आपको नीचे बताना है। और आपको अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताया था, तो आपको पीडीएफ को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका सेपरेट से आंसर का लिस्ट बना के रखा हूँ। तो आप आराम से जाइए, जाके पीडीएफ डाउनलोड करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और इसको फ्यूचर में भी आप सेव करके रख सकते हैं ताकि आपको बाद में आसानी हो आपको रिवीजन करने में, ठीक है। तो अगर आपको हम एनएमडीसी का प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम डेली जितने भी वीडियोस डालते हैं आप उसको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।